फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड. एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. वो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जाते हैं ना, हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जाते हैं, तो उसको हम ये बोलते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी अचीव करने को ही हम बोलते हैं टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, है ना. स्टेबिलिटी अचीव करने को ही ये चीज़ बोला जाता है. तो एंड द अदर एटम नीड्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. तो एक एटम जब डोनेट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स और एक एटम जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स, तो तब उन ऐसे दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम एक आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं. उसके बाद है दस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल एटम्स टू द नॉन मेटल एटम्स एंड एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो जब भी कभी एक मेटल जो है वो एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है. अच्छा, मेटल और नॉन मेटल ही हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेटल ही है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और नॉन मेटल ही है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है. और एक एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और एक एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तभी आयनिक बॉन्ड बनना पॉसिबल है. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं. तो जैसे पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड में आप ये देखिएगा, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट ट्रांसफर्स इट्स वन outermost electron to the chlorine atom. By using one electron, sodium atom forms sodium ion, and by gaining one electron, the chlorine atom forms a chloride ion. This is shown below. तो देखिएगा इसमें आयनिक बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमने ये कहा कि एक तो सोडियम है और सोडियम जो है, सोडियम के बारे में हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. 11 का मतलब क्या है? 2 8 1. तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. इसी तरीके से क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 को क्या बोलेंगे? 2 8 और 7. तो जब इनका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा होगा कि सोडियम है तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट बना दिया यहाँ पर, प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 डॉट्स बना देंगे. 1 2 3 4 5 6 7. अभी जो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्लोरीन को डोनेट कर देगा. ठीक है. क्लोरीन भी सेटिस्फाई और सोडियम भी सेटिस्फाई, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे. और हम ये कहेंगे कि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो किस लिए डोनेट कर रहा है? हम समझ तो इस वजह से समझ तो ये रहे हैं स्टेबल होने के लिए, लेकिन उसको बोलते क्या है? अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ये बोला जाता है. ठीक है. और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. ये हो गया. अब जरा देखिएगा कि यहाँ से क्या बनेगा. यहाँ से बन गया सोडियम प्लस Na प्लस Na प्लस. क्या प्लस को चाहे तो प्लस बोल दो चाहे 1 प्लस बोल दो. 1 प्लस का मतलब है 1 प्लस का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा. ठीक है ना. तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो 1 प्लस हो गया. जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो 1 माइनस हो जाता है. क्लोरीन के पास इस तरह से 8 आ गए, ये हो गया माइनस. बायो के कौन से चैप्टर के नोट्स? सारे चैप्टर के मेरे पास बने हुए नहीं है बायो के नोट्स, इस वजह से मैंने बोला. तो
जैसे अभी मैं दूसरे वाले बैच में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करवा रहा हूँ, तो मैं साथ साथ ही नोट्स बनवा रहा हूँ उसके, ठीक है ना। ठीक है, अब जरा अगला देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, NaCl। अब इसी तरह से अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो जब पोटेशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो पोटेशियम का भी वैलेंसी बताएं कितनी होती है, 19। 19 मतलब हो गया 2 8 8 1, कौन है क्या स्पेशली मेरे लिए बची हुई है? कौन ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हुआ। अब ये वाली चीज़ है मैं बिल्कुल आयुष, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। चलिए, जो फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड में भी आप ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का तो अभी अभी हमने देखा ही था कि 17 है। तो 2 8 7 आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो पोटेशियम में भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लगाओ, क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगेन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ये क्या बन जाएगा, A प्लस बोल दो या 1 प्लस बोल दो, ठीक है। और जो क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इसको क्या करेंगे, KCl। ये इसी तरीके से अगला देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसमें अगर आप देखिएगा तो इधर ये मैग्नीशियम है Mg। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक नंबर बता दो, 12। तो 12 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2 8 और 2। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डोनेट करना चाहता है। क्लोरीन का हमें पता ही है तो बार बार में लिख दिया। तो मैग्नीशियम का हमने ऐसे लिख दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर अब क्लोरीन के साथ इसको कॉम्बिनेशन करना है, तो 2 क्लोरीन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया ऐसे, और
1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट कर दिया, ये हो गया। और फिर जब मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये हो जाएगा Mg2+, ठीक है। और इधर वाला क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, ठीक है। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा MgCl2। MgCl2। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो जब कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और फिर से 2 क्लोरीन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो Ca++ क्लोरीन माइनस और CaCl2, या फिर ये बन गया हमारा CaCl2। बताइए जी, क्लियर है? नहीं? अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। लास्ट तक एटॉमिक नंबर ही याद नहीं होंगे तो 8 है, तो 8 का मतलब पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, ठीक है। तो इसको क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इन्होंने डोनेट कर दिया। ये हो गया Mg2+, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या हो गया माइनस, और MgO, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड की जब बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड भी इसी तरह से बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अच्छा नोट करके देखिए, पहले 34 पेज नंबर पर ही नोट करके लिखा है। सो व्हेनेवर वी सी अ कंपाउंड made up of a metal and a non-metal, we should at once say that it is an ionic compound and contains ionic bonds। तो जैसे ही हमको कोई भी ऐसा कंपाउंड दिखाई दे जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये आयनिक कंपाउंड ही है और इसमें आयनिक बॉन्ड का ही यूज़ हुआ। समझ गए? ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कितनी बार लिख चुके हैं इसको 281। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसको 2,6। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का भी हो जाएगा, सोडियम के बाहर बस एक डॉट लगा दो, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बाहर 6 लगाइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 डॉट्स लगा दिए क्योंकि उसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम ऑक्साइड का देखा नहीं था, चलिए, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड पार्ट में
सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में हमने एक और सोडियम लिया है क्योंकि इसके पास अभी एक की कमी है, ठीक है, तो एक सोडियम और लिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो दोनों सोडियम सेटिस्फाई और एक अकेला ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ये बन गया Na+, ये बन गया Na+, और ये क्या बना, ये हो गया O2-, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, Na2O। सोडियम के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन का 1 है, तो Na2, समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, वो पूछ रहे हैं इस कंपाउंड में आयंस क्या क्या प्रेजेंट होंगे, आप कहेंगे Na+ और O2-, ये 2 आयंस हैं जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। सभी को क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा ये है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अंतर है ना मेन आयनिक बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में, वो क्या है कि आयनिक बॉन्ड में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस के बीच में होगा, भाई जिसको ज़रूरत होगी, जिसको ज़रूरत होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो कहेगा कि भाई मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जिसके पास फालतू होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो तो अपना अकड़ में रहेगा, भाई मेरे पास तो बहुत फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे को किसी के साथ कोई शेयरिंग वेयरिंग की जरूरत नहीं। तो शेयरिंग कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसके पास होती है, नॉन मेटल्स के साथ। तो इसका मतलब नॉन मेटल ही दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़कर क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और मेटल एक नॉन मेटल के साथ जुड़कर क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में मेजर डिफरेंस ये है। अब जरा कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज अच्छा, एक पेज ना इसमें गायब हो रखा है, मैं एक पेज आपको ना व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन है किसी भी? हाँ, इसकी एक्स्ट्रा कॉपी देखनी पड़ेगी। तो ये ख़राब है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने आपको ना इसका एक पेज मिसिंग है बीच में, पेज नंबर 35, तो मैंने आपको भेज दिया है, देखना इससे काम चल जाएगा। ये तुम ले लो, ये ले लो। चलिए जी, तो इसमें जो है
एक पेज जो आपको भेजा है वो बता देता हूँ, हालांकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं है, बस ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। A covalent bond is formed when both the reacting atoms, ये पेज नंबर 35 पर लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ सुन लीजिए, मैंने ग्रुप पर भेज दिया है, ठीक है। तो ये इतना सा है, थोड़ा सा वो चाहे तो नोट कर लेना इसमें, नोट्स में ना एक पेज मिस हो गया इसमें। तो when a non-metal combines with another non-metal, sharing of, sorry, a covalent bond is formed when both the reacting atoms need electrons to achieve the inert gas electron arrangement। तो जब दोनों ही एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है तो तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, पहली चीज़। दूसरा, when a non-metal combines with another non-metal, sharing of electrons take place between their atoms and a covalent bond is formed। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। A single bond is formed by the sharing of one pair of electrons between two atoms। तो अगर दो एटम्स के बीच में एक पेयर की शेयरिंग हो रही है, एक पेयर का मतलब एक पेयर कैसे बनता है, एक पेयर बनता है 2 से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको बोला जाएगा 1 पेयर, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको बोला जाएगा 2 पेयर्स, और 6 हैं तो उसको बोला जाएगा 3 पेयर्स। तो अगर एक पेयर की शेयरिंग है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 पेयर की शेयरिंग है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 3 पेयर की शेयरिंग है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम सबके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स 2 क्लोरीन एटम्स। हम ये जानते हैं कि क्लोरीन डाई एटमिक स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। जब भी किसी रिएक्शन में सिर्फ क्लोरीन लिखा रहता है तो सिर्फ Cl नहीं लिखा रहता, Cl2 लिखा रहता है। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स 2 क्लोरीन एटम्स जॉइंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। So 2 chlorine atoms share 1 electron each to form a chlorine molecule। यहाँ पर किस तरीके से बॉन्डिंग होती है वो देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब Cl2 कैसे बनेगा, जैसे ये क्लोरीन है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। तो अब इनमें किस तरीके से शेयरिंग होती है वो देखिएगा। जैसे ये क्लोरीन है, वो इस क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। तो बॉन्डिंग किस तरीके से होगी कि यहाँ पर दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि डोनेट कर दे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि भाई हम दे तो सकते नहीं हैं, हमें तो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रख देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रख देता है। इसने कहा कि भाई मैं अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूंगा तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, मेरे पास कमी हो जाएगी। तो इन्होंने दोनों ने कहा कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन की बात है ना, तो चलो एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देते हैं, शेयर कर लेते हैं उस एक इलेक्ट्रॉन। ये क्योंकि दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या करा, ये क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और इस वाले ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का एक जो पेयर बना है, इलेक्ट्रॉन पेयर,
ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि शेयरिंग हो गई, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर को क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये है, और इसी को क्या बोलते हैं, Cl2, इसी को बोलते हैं Cl2। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला आप आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये आपके नोट्स में है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेकंड। अब जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में तो भाई एटॉमिक नंबर 1 ही होता है उसका, करेंसी भी 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन हुआ उसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन बोलता है भाई तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला हाइड्रोजन है ये बेचारा रह जाएगा, इसके पास कुछ है ही नहीं। ऐसे ही ये बोलता है कि तुम दे दो उनको अपना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे, ये अगेन यहाँ पर शेयरिंग होगी। कैसे, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने दोनों के बीच में रख दिया, ये हमारा क्या बन गया, कोई है क्या, बंद करो सेकंड को दबा दें। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया H2, सही है। तो इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन भी जो है वो डाइएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और बना रखा है यहाँ पर कि इसको ना ऐसे भी दिखा रखा है, ये सर्कल बनाकर भी दिखा रखा है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दो तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे दिखा सकते हो कि ये हाइड्रोजन है, H लिखा हुआ है तो मतलब ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के। उसके बाद एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसके बाद क्या है कि दूसरा हाइड्रोजन है, उसमें भी एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब क्या होगा इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया आगे, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं और ये शेयर कर रहे हैं। चाहे इसको ऐसे दिखा दो चाहे इसको ऐसे दिखा दो, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल क्या है कि अब मैं इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड स्टडी कर रहा हूँ। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे स्टडी करेंगे, इसमें भी वही हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक एक चाहिए तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे, शेयरिंग में डाल देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, दोनों साइड्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसी को क्या बोल देते हैं, HCl। हाँ जी, हाँ पता है, सिलेबस में नहीं है कोवलेंट बॉन्ड, करवाया है 2-3 बच्चों ने मेरे को बोला था, करवाया है क्लास में। मैंने तो पढ़ाई की थी, मैंने तो पता नहीं किसी ने कहा था कि करवाया है। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये हमने 2-4 एग्जाम्पल देख ही लिए इसके,
ना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, ये क्या मीथेन, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, डबल कोवलेंट। कहो तो करवाओ, नहीं तो छोड़ो। छोड़ने वाली चीज़ बड़ी जल्दी कैच करते हैं आपको। चलो तो कोवलेंट बॉन्ड छोड़ दो, कोवलेंट कंपाउंड्स भी छोड़ दो आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ये छोड़ दो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स करना होगा। पेज नंबर 42 पर है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये फटाफट देख लीजिए। तो आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या है? पाउडर्ड फॉर्म में, जैसे नमक होता है ना, क्रिस्टल्स होते हैं उसके छोटे छोटे, पाउडर के जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। दूसरा है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तीसरा है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और चौथा है इसमें आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और मेल्टेड बिकॉज दे कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। क्योंकि उनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को ये क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स लिखा हुआ है ना, छोड़ दो इसको, ये नहीं करना। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं जरा। इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ए बी, एटम्स ऑफ ए लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन ईच व्हाइल एटम्स ऑफ बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन करा। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड इन ए बी? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, प्रोटेक्ट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए बी। तो आपको दो प्रॉपर्टीज बतानी है ए बी की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी दो प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की, कोई भी दो प्रॉपर्टीज मेंशन करो। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद जो है अगला जो है वो कोवलेंट कंपाउंड का क्वेश्चन। छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन देखना जरा। गिव द फॉर्मूले ऑफ द क्लोराइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड बी हैविंग एटॉमिक नंबर्स ऑफ 6 and 11 रिस्पेक्टिवली। हैविंग एटॉमिक नंबर्स ऑफ 6 and 11 रिस्पेक्टिवली। तो हम फॉर्मूले ऑफ क्लोराइड्स, तो 6 वाला है उसको तो छोड़ दो भाई, 6 वाले में तो बनेगा कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन जो 11 वाला है वो तो हमें पता है ना, सोडियम है ना। तो वो क्या बनेगा? वो उसमें ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। छोड़ दें इसको, समझ गए? सेकंड पार्ट है अगले पेज पर जो लिखा हुआ है, वो सेकंड पार्ट वो है आयनिक कंपाउंड वाला, तो वो आपको करना है, बस कोवलेंट वाला छोड़ दें। अगला देखते हैं जी, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये आपका वो वाला पोर्शन शुरू हो गया, मेटलर्जी वाला। मेटलर्जी वाला क्या है कि जो मेटल्स हैं वो मेटल्स डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि वो जैसा मेटल है वो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही हमको मिल जाए कि हमने ज़मीन की खुदाई करी हमको लोहा मिल गया, ऐसा नहीं होगा। हमको मेटल मिलता है अपने ओर की फॉर्म, अपने ओर की फॉर्म में मिलता है। जैसे आयरन का ओर क्या होता है? पढ़ा होगा बचपन में, कई क्लास में पढ़ा होगा। आयरन का ओर होता है हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। तो ये अपने ओर्स से मिलते हैं। ओर्स क्या होते हैं कि जैसे आयरन है तो आयरन का कोई कंपाउंड बना हुआ होगा, ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ होगा, लेकिन उसको देखते हैं तो लगता है कि अरे बड़ा ठोस है, तो ये यूज़ करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं, कोई पुराना घर बना हुआ है, कोई पुरानी फैक्ट्री पड़ी हुई है और हम वहाँ चले गए और हमने देखा वहाँ पर आयरन का बहुत बड़ा कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, तो जब आप उसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो ख़राब हो रखा है, जंग लगा हुआ है इसमें, तो जगह जगह रस्टिंग हो रखी है, तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसको जानकारी होगी वो ये कहेगा कि अच्छा हाँ ठीक है बेकार है, चलो कोई बात नहीं, चलो ये बेकार चीज़ है ना, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब वो बेकार चीज़ को उसने ले लिया और वो क्या करेगा, क्योंकि उसको जानकारी है, तो वो क्या करेगा, वो उसको क्लीन करेगा, बाहर से उसकी सफाई करेगा। ठीक है, और उसको तब तक घिसेगा जब तक उसके ऊपर का पूरा रस्ट हट ना जाए, और जैसे ही उसका रस्ट हटेगा तो अंदर से फ्रेश आयरन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है, जिसको जानकारी है वो समझ जाएगा, बाकी का तो बेकार हो गई है तो चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि भाई कोई भी अगर हम पुरानी से पुरानी चीज़ अगर हम देखते हैं तो पुरानी चीज़ कहाँ मिलेगी, हम ये कहेंगे कि कुछ वोल्केनिक इरप्शंस हो गए
और कुछ ऐसा हुआ कि समय के साथ साथ धीरे धीरे आप खुद भी देखेंगे कि जब एज आपकी बढ़ जाएगी तो आप 40-50 साल के करीब आप पहुँचेंगे और फिर आप उस जगह जाना जहाँ पर कभी आप पैदा हुए थे, है ना। आप यहाँ VVIP में तो इधर तो कोई पैदा नहीं हुआ ना, सब कहीं ना कहीं अपने अपने घरों से ही आए हैं। तो फ्लैट कल्चर तो इस एरिया में शुरू ही अभी हुआ है। तो थोड़े टाइम बाद आप जब उस पुराने एरिया में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि या तो दीवारें धंस गई हैं नीचे, है ना, या कुछ ज़मीन ऊपर बढ़ गई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है कि ये दीवारें मेरे को बड़ी छोटी छोटी लगने लगी हैं। क्या चक्कर है? तो होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे ईंट बिछी हुई हो ज़मीन पर, चाहे सड़क बिछी हुई हो, क्या होता है कि धूल मिट्टी उड़ती रहती है। अब धूल मिट्टी उड़ी, हमने झाड़ू लगा दी, सफाई कर दी, तो रोज़ सड़कों की सफाई होती है। तो सड़कों की सफाई हो गई, लेकिन उसके बाद वो धूल मिट्टी उड़कर कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो वो जो बहुत बारीक बारीक से डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स आकर ज़मीन पर बैठ गए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनमें से कुछ डस्ट पार्टिकल्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़ मतलब चिपक जाते हैं वहाँ पर। उसको झाड़ू से रगड़ के साफ़ भी करोगे तब भी शायद वो साफ़ ना हो, ठीक है। एक दिन हुआ ऐसा, फिर दूसरे दिन हुआ, फिर तीसरे दिन हुआ, फिर 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बीत गए। जब 40 साल बाद आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये VVIP मॉल ना पहले थोड़ा ऊंचा सा दिखता था, अब ये सड़क के लेवल में आ गया है, कुछ नीचे चला गया है। कुछ जगह जगह ऐसा ही होता है। और इसीलिए लोग जब अपना घर बनवाते हैं तो उनको भी ये सब चीज़ पता है कि धीरे धीरे क्या होता है। और हर आर्किटेक्ट को ये चीज़ पता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो ग्राउंड का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि सोना, चांदी और भी कई ज़रूरी जो चीज़ें होती थी उनको क्या करते थे, मिट्टी में दबा देते थे। अब मिट्टी में भाई लोग दबाते थे ना, ऐसे आपको पता भी होगा कि कहीं खुदाई हुई तो वहाँ खजाना निकला, ठीक। तो क्या होता है कि उस चीज़ को लोग खोद कर देखते हैं। और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जो खुदाइयाँ करता है तो उसमें वो देखता है कि अरे यहाँ तो पूरा का पूरा एक शहर निकल आया नीचे। तो वो शहर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग्स और मॉल्स बने हुए हैं और वहाँ पर मतलब घर बने हुए हैं लोगों के, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है कि अच्छा इधर दीवार थी, अच्छा इधर एक रूम था, है ना। तो ऐसी कुछ टूटी छोटी दीवारों के टुकड़े वो दिखाई दे जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर कहीं पर कोई बेल मिल जाती है तो अच्छा तो यहाँ पर कोई मंदिर भी था, ठीक है। और कहीं पर कोई और चीज़ दिखाई दे जाती है कि भाई एक ज़मीन का टुकड़ा है तो वहाँ पर ये भी दिखाई दे जाता है कि अच्छा तो उस ज़माने में खेती भी हुआ करती थी। तो ऐसा बहुत सारी जगह पर और इंडिया में अलग अलग जगह पर ये खुदाइयाँ जब चलती रहती हैं तो वो चीज़ें होती हैं। और वहाँ पर कई बार क्या होता है कि कॉपर के कॉइन्स मिल गए, कई बार गोल्ड के कॉइन्स मिल गए, सिल्वर के कॉइन्स मिल गए। तो वो जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो चीज़ें ऐसी नहीं मिलती कि आपने खोदा और बिल्कुल अरे वाह क्या कॉपर है, क्या बात है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी नेटिव स्टेट में आपको मिल गया। भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लेयर जमी धूल मिट्टी की, एक और लेयर जमी, और हवा में सिर्फ धूल मिट्टी की नहीं होती, माइका भी होता है, सिलिका भी होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होती चली जाती है। तो ग्राउंड का लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि जब चीज़ों को खोद कर निकाला गया तो फिर वो ज़मीन के नीचे उन्होंने अपने कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट खो बैठे। लेकिन जब हम निकालते हैं उस चीज़ को बाहर तो फिर हमें उसकी रिफाइनिंग करनी होती है, साफ़ सफाई करनी होती है। तो रिफाइनिंग के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहले तो 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसको, ये शायद आपने पहले भी पढ़ा है ना, दोबारा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए वही लिखा है था, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। तो अर्थ का जो क्रस्ट है यानी कि अर्थ की जब खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे मेटल्स वगैरह मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट अगर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो फ्री स्टेट में, मतलब कॉपर है तो कॉपर ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसा। सिल्वर है तो सिल्वर ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। गोल्ड होता है रिएक्टिव नहीं होता, रिएक्टिव नहीं होता। तो जो गोल्ड है, गोल्ड जैसा है वो वैसा ही मिलता है। हाँ थोड़ी बहुत मिट्टी उस पर जमा हो जाती है तो वो पानी से धो धाकर साफ करो, वो वैसे ही होता है। अच्छा जी, ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स। हालांकि इसमें जो कॉपर है और सिल्वर है वो अपनी नेटिव स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में मिलता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नो, कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अकर इन द फ्री स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ये चीज़ डिस्कस करी थी मैंने, आगे चलते हैं। All the metals which are placed above copper in the reactivity series are found in nature only in the form of their compounds। तो जितने भी मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में
कॉपर से ऊपर प्लेस करे गए हैं वो सारे के सारे ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, वो सारे के सारे अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में ही हमको मिलते हैं। वो सब कंपाउंड्स की फॉर्म में ही मिलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स की। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। तो इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड, जिन नेचुरल मटेरियल्स के अंदर मेटल्स या उनके कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम मिनरल्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, those minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably are called ores। तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने मिनरल्स बोल दिया, जो ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। जिन मिनरल्स में से आराम से कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली मेटल्स को निकाला जा सके, एक्सट्रैक्ट करा जा सके, उन मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। समझ गए? तो मिनरल्स की एक सब कैटेगरी हो गई ओर्स। जिन मिनरल्स में से प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली मेटल्स को निकाला जा सके उन मिनरल्स को बोलते हैं ओर्स। तो इसका मतलब ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स हैं वो सब मिनरल्स हैं, क्योंकि ओर्स कहाँ से मिलेगा? मिनरल में से ही तो मिलेगा। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे मिनरल्स से हमको मेटल मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, तो वही चीज़ है। सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल को उसके ओर में से खींचकर एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। गर्दन झुका कर मुंह छुपा लेता है, नीचे हंसते रहते हैं। The various processes involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy। तो बहुत सारा जो अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उन सारे प्रोसेसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है जी। इतना करिए, बाकी ये कन्वर्जन कंसंट्रेशन वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक या 2 क्लास का बचा हुआ है ये चैप्टर, आपका खत्म हो गया। हाँ, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी और टाइम से हाँ हेरिडिटी कराया नहीं है मैंने। परसों ब्लड ग्रुप वाला वो नहीं करवाया मैंने, हेरिडिटी वाला दूसरे बैच में करवाया, देखता हूँ हेरिडिटी करा देंगे। मैं ये पूछूं कल आप ये भी करवाओगे? ये आज गड़बड़ हो गई मेरे से, कल भी साइंस ही कर लेंगे। कल साइंस करेंगे? साइंस ही कर लेंगे। चलो देख लूँगा मैं, जैसा भी होगा मैं मैसेज कर दूँगा, आप मैसेज के अकॉर्डिंगली आ जाओ। ये भी बताया। तो मुझे क्या कन्फ्यूज़न हुई कि कल क्लास थी, मैं समझा कल मंडे है आज ट्यूसडे है, जबकि कल संडे था और आज मंडे। गलती इस वजह से हो गई। चलिए जी, ओके।